हेलो दोस्तों, यस सो आज हम बात कर रहे हैं यस बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन विद दिस पावर पैक्ट एनसीटी बेस्ड किट पावर नोट्स। हम करेंगे एनसीटी के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये जो भाई अपने छोटे छोटे नोट्स है लेकिन भाई पावर से भरे हुए हैं, राइट। तो यार इस नोट्स के थ्रू चलो आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं, अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने वाले बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर। और साथ में मैं कुछ विजुअल्स भी आपको दिखाऊंगा जहां जहां जरूरत होगी। सही है बेटा, चलो लेट द गेम बिगिंस। ओके लेट द गेम बिगिंस, भाई सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। ओके एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ एवरीथिंग इज फाइन विद द वीडियो वीडियो वीडियो। एक मिनट, यस यस यस, चलो भाई ओके फाइन। सो बात हो रही है बायोडाइवर्सिटी की। बायो मतलब लिविंग, लिविंग में है डाइवर्सिटी मतलब लिविंग में जो हमें अलग अलग वेराइटीज दिखाई देती है। भाई हम है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, लिविंग में भाई प्लांट्स है, फंजाई है, ये सब क्या है, वेराइटी है ना, इतनी सारी वेराइटी जिसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के हम हेटेरोजेनिटी कहते हैं, हेटेरोजेनिटी। सही है ना। अब यहाँ पे शुरुआत में इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी कुछ बातें कही है, वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ, जिसको एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए उस चीज को फेंट में दिया है बेटा। ओके नाउ सी, there are more than 20,000 species of ant, 3 lakh, more than 3 lakh species of beetles, more than 28,000 of fishes, more than 20,000 species of orchids। एनसीईआरटी कहती है देखो इतनी सारी वेराइटी है, ऑर्किड्स की 20,000 से ज्यादा वेराइटी है। यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे एमसीक्यू कैसे बनेगा, यहाँ पे एमसीक्यू बनने की संभावना कम है, लेकिन अगर 4 ऑप्शन दे दिया और पूछा गया कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी शो करता है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बीटल भाई। 3 लाख से ज्यादा किसकी वेराइटी है ना। सो बीटल। ओके, इसलिए इस पर्टिकुलर लाइन को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। बायोडाइवर्सिटी को हम हेटेरोजेनिटी कहते हैं। यार ये जो वर्ड है किसने इंट्रोड्यूस किया, इट इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन साहब ने इस पर्टिकुलर वर्ड को पॉपुलराइज किया, दुनिया को बताया ये देखो ये बायोडाइवर्सिटी है, ये देखो ये बायोडाइवर्सिटी है, इस तरीके से। ओके अब ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है बेटा, ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है, एक तो बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जैसे एक ही प्लांट हो गए उसकी कई सारी वेराइटी, हम कहेंगे दिस इज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज। ओके यहाँ पे देखो व्हाट आर द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब कुछ एग्जांपल्स हमारे पास ऐसे हैं जहां पे हमें जीनेटिक बायोडाइवर्सिटी दिखाई देते हैं, जैसे कि राउल्फिया ओमिटोरिया। अब ये जो प्लांट है हिमालय रीजन में पाया जाता है। ओके अब इसके कई सारी वेराइटी है बेटा, है ना। मतलब मान लो ये सभी के सभी, ये सभी के सभी, लेट्स से ये सभी के सभी राउल्फिया ओमिटोरिया नाम का ये प्लांट है ना। ये सभी के सभी राउल्फिया ओमिटोरिया नाम का ये सभी के सभी प्लांट है। ओके एक ही प्लांट है। अब मुझे इसमें कुछ अलग जीन्स दिखाई देते हैं, हल्की हल्की वेरिएशन दिखाई देते हैं, इसमें कुछ अलग जीन्स है, इसमें कुछ अलग जीन्स है, डिपेंडिंग ऑन दैट जेनेटिक कॉम्बिनेशन। ये प्लांट क्या है, रेसरपिन नाम का केमिकल सीक्रेट करता है, और रेसरपिन नाम का केमिकल का जो कॉन्सेंट्रेशन है और उसकी जो पोटेंसी है, मतलब उसकी जो इफिकेसी है, उसका जो पावर है उस रेसिपिन नाम की केमिकल का, डिपेंड करता है कि उसके पास उसको प्रोड्यूस करने वाले प्लांट के पास किस तरीके से जीन्स है। ओके सो राउल्फिया ओमिटोरिया इट इज अ मेडिसिनल प्लांट, इट शो जेनेटिक डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल व्हिच इज कॉल्ड एज रेसरपिन व्हिच इज अ ट्रैंक्विलाइजर। मतलब इस देने से नींद आ जाती है, एज ए सेडेटिव हम इसको यूज करते हैं। ओके सही है। ऐसे ही डाइवर्सिटी राइस शो करता है, राइस के कई सारे वेराइटी है, मोर देन 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस हमारे पास है। वैसे मैंगो की कई सारी वेराइटीज हमारे पास दिखाई देते हैं, 1000 से ज्यादा मैंगो की वेराइटी हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे राउल्फिया ओमिटोरिया नाम के प्लांट को भूलना नहीं है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करता है। मतलब ये जो अलग अलग प्लांट्स रहेंगे या राउल्फिया की, उसमें हमें अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। बेस्ड ऑन दैट जेनेटिक कॉम्बिनेशन इसके रेसर पिन की पोटेंसी और इफिकेसी अलग अलग हमें दिखाई देती है। सही बात है। ओके अब बात करते हैं स्पेसीज डाइवर्सिटी की। अगर हम ये अगर इंडिया का अगर मैप पर देखें कुछ इस तरीके से, है ना, ये रहा साउथ इंडिया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ये है यहाँ पे वेस्टर्न घाट, और इस साइड में क्या है भाई, इस साइड में ओशन है। तो क्या होता है कि ओशन से निकले वाटर वेपर बनते हैं, ओशन से वो निकलने वाले वाटर वेपर इस घाट के ऊपर आते हैं, वो कूल डाउन हो जाते हैं, यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है। तो एनसीईआरटी कहती है कि वेस्टर्न घाट्स के ऊपर दे हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी दैन द ईस्टर्न घाट। ये ईस्टर्न घाट है जो इधर का, जो कोलकाता साइड में है, इससे ज्यादा डाइवर्सिटी हमें वेस्टर्न घाट में दिखाई देते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सही है। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये इसके पहले भी हमने पढ़ा है कि भाई हमारे पास हमारे अर्थ के ऊपर डेजर्ट्स है,
हमारे अर्थ के ऊपर रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रोव्स है, कोरल रीफ है, ये क्या है, ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो बेसिकली हमने 3 डाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पे बात की है, जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। कितनी स्पीसीज है यार, हम कह रहे हैं कि बहुत सारी स्पीसीज है, बहुत सारी स्पीसीज है, कितनी स्पीसीज है इसकी बात हो रही है। सो हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन द अर्थ। तो स्पीसीज इन्वर्टरीज आर मोर कॉमन इन टेम्परेट रीजन दैन इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे अर्थ दिखाई दे रही है, अर्थ का जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज द इक्वेटर। इक्वेटर से जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ट्रॉपिकल, और उसके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेट रीजन। तो इक्वेटर के अराउंड मुझे ट्रॉपिकल रीजन दिखाई देता है, उसके ऊपर टेम्परेट रीजन दिखाई देता है। तो मेरे पास कितनी ज्यादा स्पीसीज है, तो मुझे स्पीसीज काउंट करनी पड़ेगी कि भाई इस पर्टिकुलर एनिमल की कितनी स्पीसीज, उस पर्टिकुलर इंसेक्ट की कितनी स्पीसीज। तो एनसीईआरटी कहती है कि ये जो टेम्परेट रीजन है, इसका भी हमें इसके बारे में ज्यादा पता है कि यहाँ पे कितनी डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है। तो देखो एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कह रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि ये जो यहाँ पे रीजन है, विच इज अ रीजन विच इज अ टेम्परेट रीजन, सो स्पीसीज इन्वेटेड इज मोर कॉमन, इट इज मोर कॉमन इन अ टेम्परेट रीजन दैन इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज। ओके भाई, रॉबर्ट मे साहब थे, रॉबर्ट मे ने हमें बताया प्लेसेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। इन्हें भाई हम तो कहेंगे कि भाई कई सारी डाइवर्सिटी है, कोई बोलेगा 10 लाख स्पीसीज है, कोई बोलेगा 1 करोड़ स्पीसीज है, ऐसे। तो इन्होंने रॉबर्ट मैंने प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी किया और हमें बताया कि देयर आर ऑलमोस्ट 7 मिलियन स्पीसीज इन अर्थ, ऑन अर्थ, सही है, अराउंड 7 मिलियन स्पीसीज इतनी है, ऐसे उन्होंने बताया। अकॉर्डिंग टू मेज ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट, अब इन्हीं के अनुसार अब ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। मतलब टोटल 7 मिलियन मतलब 70 लाख अलग अलग स्पीसीज हमें दिखाई देते हैं। 70 लाख में क्या आ गए भाई, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, फिश आ गए, फंगस आ गए, इतने सारे 70 लाख। इन 70 लाख में से हमारे पास 22%, इनमें से 70 लाख में से सिर्फ 22% स्पीसीज के बारे में ही हमें पता है। यहाँ पे इन्होंने ऐसी बात की है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर पॉइंट्स। मोर देन 70% ऑफ द स्पीसीज आर एनिमल। तो अगर हम यहाँ पे सभी को नोट डाउन कर ले, जैसे यहाँ पे देखो कई सारे एनिमल्स है, प्लांट है, फिश है, एम्फीबियंस है, इन सब में से सबसे ज्यादा कौन है यार, इन सबसे ज्यादा है इंसेक्ट। इन सबसे ज्यादा कौन है, मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज आर एनिमल। मतलब जितनी स्पीसीज है उनमें से 70% तो भाई एनिमल्स है, मतलब प्लांट से ज्यादा एनिमल है। और एनिमल में भी अगर 10 एनिमल होंगे तो 10 में से 7 तो इंसेक्ट ही है, सही है। मतलब प्लांट से ज्यादा डाइवर्सिटी हमें एनिमल्स में दिखाई देती है, और एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी हमें इंसेक्ट की दिखाई देती है। अगर हम 10 एनिमल लेंगे तो उसमें 7 तो इंसेक्ट ही हो गए। अब यहाँ पे देखो कुछ बात यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर मैं वर्टिब्रेट फिशेस की अगर बात करूँ, ये देखो वर्टिब्रेट फिश का ये यहाँ पे पाई चार्ट दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में मुझे फिश में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देती है। ये देखो यहाँ पे एक बेहतरीन एमसीक्यू बन जाता है, इनको भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे ज्यादा मुझे डाइवर्सिटी फिश की दिखाई देती है, उसके बाद बर्ड्स की है, उसके बाद रेप्टाइल, उसके बाद एम्फीबियन, और सबसे कम मैमल। मैमल में डाइवर्सिटी कम है, सही है। ओके, तो ये बेटा जैसे कि वैसे हमें पता चाहिए। अगर हम प्लांट की बात करें तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, यहाँ पे फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग फंगस को भी प्लांट किंगडम में ही कंसीडर किया है, मतलब प्लांट के साथ कंपेयर किया है। तो अगर मैं उस तरीके से देखूं तो फंजाई में मुझे ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देती है। उसके बाद प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स, इतने सारे फूल जो आपको जो दिख रहे हैं मैक्सिमम तो एंजियोस्पर्म ही है बेटा, है ना। तो ये जो है फूल भरे प्लांट्स, फ्लावर ब्रीडिंग प्लांट, ये एंजियोस्पर्म है। ओके, उसके बाद अल्जी की डाइवर्सिटी, उसके बाद टेरिडोफाइट्स की, और सबसे कम यहाँ पे आएगा जिम्नोस्पर्म, सबसे कम आएगा जिम्नोस्पर्म, सही है। तो ये पता चाहिए कि अगर मैं प्लांट की बात करूं तो सबसे ज्यादा फंजाई, सबसे कम जिम्नोस्पर्म। अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा फिशेस, सबसे कम मैमल्स, सही है, इस तरीके से। और यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंसेक्ट है बेटा। ओके, लार्जेस्ट फाइलम हमने पढ़ा था, second largest phylum is mollusca, please note this down, the largest phylum is insect, second largest phylum is mollusca, सही है बेटा। ओके, तो बिल्कुल बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो बेटा, कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको बोल रहा हूँ। इस पावर नोट्स को अपने अंदर जहन में उतार लो, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। सब कुछ यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो सिर्फ क्या है, आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। मुझे कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने पावर नोट्स पढ़े, साथ में मैं लिख के भी देख रहा हूँ। एक्सलेंट बेटा, अगर लिख के देख रहे हो तो और ज्यादा कमांड आ जाती है। ऐसे पूरा पूरा थोड़ी ना लिखना है आपको, ये थोड़ी ना लिखना है कि अमंग प्लांट डाइवर्सिटी एज फॉलो, ऐसे थोड़ी लिखना पड़ता है यार। सिर्फ आपको इतना लिखना है कि फंजाई एंजियोस्पर्म अल्जी टेरिडोफाइट, खत्म हो गई बात। इस तरीके से लिखते हो जाओगे तो
मतलब कितना स्ट्रॉन्ग कमांड आएगी यार, आप ही खुद ही सोच लो। अभी यहाँ पे मुझे दिखाई दिया कि हमने यहाँ पे इंसेक्ट के बारे में बात की, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, फंजाई, एंजियोस्पर्म, इन सब के बारे में बात की। भाई यहाँ पे बैक्टीरिया तो आई नहीं। तो देखो एनसीईआरटी कहती है बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट द डाइवर्सिटी अमंग प्रोकैरियोट्स, दैट इज बैक्टीरिया। क्यों भाई बैक्टीरिया को यहाँ पे क्यों नहीं इंक्लूड किया? Because the conventional taxonomic methods are not suitable. Conventional taxonomic methods are not suitable for identifying the microbial species. हमने जो टैक्सोनॉमिकल जो मेथड जो अपने पास है भाई, उससे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही दिक्कत वाला काम है। इनको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, बड़ी झंझट वाली बात है। मेनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल। उसमें से कई सारे स्पीसीज बैक्टीरिया के ऐसे कि जिनको कल्चर करना बहुत वाली दिक्कत के काम है, वो कल्चर ही नहीं होते। तो भाई इनको हम मेजर कैसे करेंगे? अगर मैं किसी को कल्चर नहीं कर पा रहा हूँ, किसी को स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगा कि भाई किसी एक जैसे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की कितनी डाइवर्सिटी, मैं कैसे बोलूँ? तो इसके वजह से क्या है कि हमने यहाँ पे प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं किया है। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट द डाइवर्सिटी अमंग प्रोकैरियोट्स, क्योंकि इनमें कई ज्यादा क्वांटिटी में डाइवर्सिटी है, हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे ज्यादा दिखती है, मतलब कहाँ पे अलग अलग वेराइटीज के प्लांट दिखाई देंगे, कहाँ पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स दिखाई देंगे। लेट्स टॉक अबाउट दैट। लेट्स टॉक अबाउट द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखो लैटिट्यूड और ग्रेडियंट की बात करते हैं। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो बहुत अच्छे से समझेंगे। सो स्पेसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। एनसीईआरटी आपको कहती है कि भाई ये जो इक्वेटर है ना, ये यहाँ पे इक्वेटर है। तो ये इक्वेटर पे मुझे ट्रॉपिकल रीजन दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे सन है बेटा, यहाँ पे सन है। ओके, और अर्थ क्या होती है? ऐसे टिल्टेड होती है, ऐसे टिल्टेड होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे लाइट कम जा रहा है, इसलिए तो यहाँ पे कोल्डर रीजन है। सही है। ओके ना, यहाँ पे देखो एनसीईआरटी कहते हैं कि इक्वेटर दैट इज ट्रॉपिकल रीजन पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मुझे दिखाई देती है। सवाल है क्यों? सो ट्रॉपिकल रीजन पे सबसे ज्यादा मुझे डाइवर्सिटी दिखाई देती है, मतलब कई अलग अलग तरीके से प्लांट, कई अलग अलग तरीके के एनिमल्स दिखाई देंगे। इक्वेटर से पोल की तरफ हम जैसे जैसे जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम होती हुई हमें दिखाई देती है। देखो इसके रीजन क्या है, ऐसा क्यों भाई यहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों दिखाई दे रही है? सो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस। सो यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में मतलब इवोल्यूशन वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही कम बदलाव हुए हैं। नहीं तो कई कहीं पे है ना ग्लेशियर का फॉल होना, कई सारे जियोग्राफिकल भी इवेंट्स हुए हैं, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में ऐसी चीजें कम हुई है। तो ये रीजन मतलब पर्टिकुलरली स्टेबल रहा है इवोल्यूशन पीरियड वाइज, और इसलिए यहाँ पे एनिमल अच्छे से इवॉल्व हो चुके हैं, ऑर्गेनिज्म अच्छे से इवॉल्व हो पाए, इसलिए यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से दिखाई देता है। ओके, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है अनलाइक टेम्परेट आर लेस सीजनल, मेयर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। अब ये बीच में आ रहा है बेटा, है ना। तो ये रीजन क्या है, ये सनलाइट को इक्वल क्वांटिटी में ये एक्सपोज कर रहा है खुद को। ओके, तो ये अर्थ जो है सनलाइट के अराउंड फिर घूम रही है, और ये जो सेंटर में आ रहा है इक्वेटर के अराउंड जो ट्रॉपिकल रीजन है, इसलिए यहाँ पे सीजनल वेरिएशन कम दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ पे सीजनल वेरिएशन कम दिखाई देते हैं। प्रीवियस ईयर में पूछा था 2 साल पहले एमसीक्यू कि ट्रॉपिकल रीजन में सीजनल वेरिएशन कम दिखाई देते हैं। भाई अगर वेरिएशन कम दिखाई देंगे तो किसी भी एनिमल, कोई भी एनिमल होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो होगा, वो उसको प्रिफर करेगा बेटा। मान लो आपको रहना, अगर आपको चॉइस देती कि आप कहाँ पे रहना चाहोगे, तो जाहिर सी बात है आप ऐसी जगह रहना चाहोगे जहां पे ज्यादा सीजनल वेरिएशन नहीं होते। पता चला यार साल में 3 बार बहुत तेज बारिश हो रही है, पता चला साल में 3 बार बहुत तेज बर्फबारी हो रही है, तो ऐसे रीजन में क्या आप रहना पसंद करोगे? नहीं बेटा। तो सीजनल वेरिएशन जहां पे कम होते हैं वहां पे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म अच्छे से रहना पसंद करता है। वही बात हो गई, यहाँ पे सीजनल वेरिएशन कम है ट्रॉपिकल रीजन में, तो जाहिर सी बात है कई सारे एनिमल्स यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे उनको हैबिट एज ए हैबिट उसको चुना। यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी ज्यादा दिखाई देती है। ये पूछा जाता है बेटा कि इसके रीजंस क्या क्या है कि क्यों ट्रॉपिकल रीजन में हमें डाइवर्सिटी ज्यादा दिखाई देती है। सही बात है। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रीजन क्या है? देयर इज अ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिकल रीजन। हमने अभी देखा कि सोलर एनर्जी यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, और इसलिए यहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाई मुझे देती है। ट्रॉपिकल अमेजोन फॉरेस्ट, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है इसी में अमेजोन फॉरेस्ट लोकेटेड है, और वो अर्थ की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको अमेजोन फॉरेस्ट में ही दिखाई देते। बहुत बड़ा है अमेजोन फॉरेस्ट, है ना। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। अब अगर हम बात करें इकोलॉजी की, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी में। अगर हम इनके कंट्री में जाएंगे तो जगह जगह पे इनके वहां पे स्टैचूज बनाए गए हैं। सो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट
ये तो वैसे घर के बहुत अमीर आदमी थे, लेकिन इनका बायोडायवर्सिटी में बड़ा रुचि थी इनकी, तो अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इन्होंने अमेज़न फॉरेस्ट में बिताया है। देखो उन्होंने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एक्सप्लेन किया हमें कि स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है। ओके, तो इनका क्या कहना है, देखो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ कि स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में इनका क्या कहना है। यस, देखो इनका क्या कहना है बेटा कि मान लो आप यहाँ से मूव करना शुरू कर देते हो। लेट्स टॉक अबाउट कि आप यहाँ से, ये वॉन हम्बोल्ट साहब थे, इन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि यार फॉरेस्ट में मैं जाता हूँ तो मुझे डायवर्सिटी किस तरीके से दिखाई देती है। तो इनको यहाँ पे दिखाई दिया, जैसे उन्होंने मूव करना शुरू किया उनको दो अलग अलग स्पीसीज दिखाई दी। ओके, वो आगे गए। ओके, और ज्यादा स्पीसीज उनको दिखाई दी क्योंकि एरिया बढ़ गया ना, इतना एरिया बढ़ा गया, तो एरिया बढ़ गया तो स्पीसीज की डायवर्सिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, और आगे गए, और आगे गए तो देखो यहाँ पे क्या रहा, और ज्यादा स्पीसीज उनको दिखाई दी। तो ये कह रहे हैं जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं तो मुझे कई ज्यादा डायवर्सिटी ऑफ स्पीसीज दिखाई देती है। ओके, राइट, और आगे गए, और आगे गए तो देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे मुझे कम ज्यादा स्पीसीज नहीं दिखाई दे रही, अब यहाँ पे मुझे दो ही मिली, राइट, क्योंकि रिपीट वाले को अपन इलिमिनेट कर रहे हैं। ओके, ये भी यहाँ पे दिखता होगा, लेकिन हम सिर्फ नई कौन सी दिख रहे हैं वो ही देख रहे हैं। तो वन हम्बोल्ट साहब हमें ये बताते हैं कि स्पेसीज रिचनेस मतलब क्या कि कितनी स्पेसीज मुझे दिखाई देती है, कि ये जो स्पेसीज रिचनेस है, ये जो स्पेसीज रिचनेस है, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया। सही है, बट ओनली अप टू लिमिट, एक लिमिट तक ही इंक्रीज हुआ। देखो यहां से लेके यहां तक इंक्रीज नहीं हो रही है, स्पेसीज यहाँ पे दो ही मिली, इसके पहले तो 1 2 3 4 मिली थी, इतनी ज्यादा स्पेसीज मिली थी। तो यहाँ पे इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, देखो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते हो तो स्पेसीज रिचनेस दैट इज नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होते हैं, बट अप टू अ लिमिट, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। ये बात यहाँ पे हमें इन्होंने बताई है। सही है, इसका उन्होंने फॉर्मूला भी दिया है, उस फॉर्मूला के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, सही है। ओके, फिर से आएंगे इस पर्टिकुलर विजुअल्स को देखने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुछ कुछ आगे की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम। सो वॉन हेल्महोल्ट्ज साहब ने हमें बताया, एक्सप्लेन द स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप का। ही ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पेसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन एक्सप्लोरेशन। जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज करते हो तो भाई नंबर ऑफ स्पेसीज बढ़ते हुए जाती है, बट ओनली अप टू अ लिमिट। रिलेशनशिप मुझे कौन सी यहाँ पे मिल रही है, देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सही है। इसका हमें लॉन्ग फॉर्म भी पता चाहिए, स्पेसीज रिचनेस इक्वल टू CA²। ओके, इस तरीके से CA⁻², इस तरीके से ये फॉर्मूला को आपने याद करना है। अगर मैं लॉग स्केल को इसको ड्रॉ करूं तो मुझे यहाँ पे एक लीनियर लाइन दिखाई देती है। सही है। ओके, अब यहाँ पे हम जेड वैल्यू के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक जेड वैल्यू का एक सिग्निफिकेंस है। जैसे अगर मैं लॉग स्केल पे इसको ड्रॉ करूं, इस पर्टिकुलर एरिया और स्पेसिस रिचनेस के कर्व को, तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है एक फॉर्मूला log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। यहाँ पे जो z है बेटा, इट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें बताया कि z की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 0.1 से लेके 0.2 तक। सही है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखो क्या है, बहुत बेहतरीन बात कही इन्होंने। इन्होंने कहा कि z की जो वैल्यू है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजन। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इनका क्या मतलब है, इनका कहना यह है बेटा, मान लो आप 10 किलोमीटर का एरिया लेते हो, हम हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं, मान लो आप 10 किलोमीटर का एरिया लेते हैं इंडिया का। यहां पे लेट से कि आपको मान लो 10 किलोमीटर में लेट से कि आपको 500 अलग अलग स्पेसीज दिखाई दी, ये मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, अलग अलग स्पेसीज 500 दिखाई दी, एनिमल्स की मान लो उसमें प्लांट आ गए, सब कुछ टोटल 500 स्पेसीज आपको दिखाई दी 10 किलोमीटर के एरिया में। सही है। ओके, अब आप अमेरिका में गए, वहां पे आपने 10 किलोमीटर का एरिया लिया, राइट, यहां पे हमने कितनी अलग अलग स्पीसीज है वो कैलकुलेट किया, अब यहां पे भी लगभग लगभग आपको 500 ही दिखाई दी। ये हमें बताता है बेटा, ये हमें बताता है कि भाई ये जो है z की वैल्यू इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप। यहां पे हो सकता है कि यहां का कुत्ता वहां पे ना मिले, हो सकता है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर एनिमल जो पर्टिकुलर यहीं पे लोकेटेड है वो उधर ना मिले, उधर कोई अलग मिलेगा, लेकिन नंबर, भाई नंबर सेम रहेगा। ये बात हो रही। सो टैक्सोनॉमिक ग्रुप और रीजन से इंडिपेंडेंट है, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की जा रही है इनके द्वारा। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि लार्ज कॉन्टिनेंट, अगर हम बड़े से ट्रॉपिकल रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे z वैल्यू लाइज इन द रेंज ऑफ 0.6 से लेके 1.2। यहाँ पे z की वैल्यू बढ़ गई, मतलब यहाँ पे स्पेसीज ज्यादा मिलेंगे, नंबर ऑफ स्पेसीज ज्यादा मिलेंगे। देखो इट शोज द स्टीपर कर्व। बेटा इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट में मैं बताता हूँ, प्लीज छोड़ना मत, इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे कि
यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कह रही है, फॉर फ्रूगिवोरस दैट इज बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट जेड वैल्यू इज इक्वल टू 1.15। ये क्या बात होगी, नॉर्मल जेड की वैल्यू रहती है 0.2 तक, यहाँ पे जेड की वैल्यू बढ़ गई है 1.2 हो गई है, किसके लिए, बर्ड और मैमल के लिए, कहाँ पे रहने वाले, लार्ज कॉन्टिनेंट में रहने वाले, जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहने वाले। इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है बेटा कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में वही 10 किलोमीटर का अगर हम एरिया लेंगे तो वहां पे बर्ड और मैमल की स्पेसीज मुझे ज्यादा मिलती है, मतलब स्पेसीज रिचनेस ज्यादा है, इसलिए मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब ये है कि हमें स्टीपर कर्व दिखाई देगा। स्टीपर कर्व मतलब क्या बेटा, यहाँ पे एमसीक्यू बनेगा इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। स्टीपर कर्व मतलब क्या, कि यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा स्टीपर दिखाई देगा, मतलब कम एरिया में ज्यादा स्पेसीज मुझे दिखाई देगी। सही है, स्पेसीज रिचनेस ज्यादा रहेगा, मतलब बर्ड्स और मैमल की ज्यादा वेराइटी कम एरिया में मिलती है। स्टीपर कर्व मिलना मतलब कम एरिया में ज्यादा वेराइटी मिलना, क्योंकि जेड की वैल्यू बढ़ चुकी है। सही है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। अब ये हमें क्यों चाहिए, स्पेसीज की डाइवर्सिटी की जरूरत क्या है, क्यों नंबर ऑफ स्पेसीज हमें चाहिए। तो देखो, कम्युनिटीज विद मोर स्पेसीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद द लेस स्पेसीज। ओके, यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि किसी कम्युनिटी में अगर ज्यादा स्पीसीज है तो वो कम्युनिटी स्टेबल होती है। फीचर्स ऑफ स्टेबल कम्युनिटी। अब यहाँ पे क्या हो रही है, देखो, मान लो कि आपके पास एक फार्म है, उस फार्म में आपने एक प्लांट लगा दिए, वहां पे कोई नहीं आ सकता, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ सकता, आपने एक प्लांट लगाया। सही है, प्लांट लगाया और उसी फार्म में भाई उस प्लांट को खाने के लिए एक इंसेक्ट आ जाता है। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है, एक प्लांट है और यहाँ पे एक इंसेक्ट है जो खा रहा है, अब उस प्लांट को कोई बचा नहीं सकता बेटा। ओके, इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में ज्यादा से ज्यादा अलग अलग टाइप की वेराइटीज हो, अलग अलग टाइप की स्पेसीज हो, मतलब उस इंसेक्ट को खाने के लिए बर्ड भी होना चाहिए, तभी वो इकोसिस्टम स्टेबल रहेगी। ये बात है, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। ओके, तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जितनी ज्यादा स्पेसीज रहेगी तो वो इकोसिस्टम में स्टेबल रहेगी, मतलब एक बंदा दूसरे को चेक मारते हुए रहेगा। राइट, सही है, इस तरीके से। ओके, जैसे कि अगर मैं पॉलिटिकल सेंस में इसको बताना चाहूँ तो ये है कि अगर हम चाहते कि देश में भाई माहौल स्टेबल बना रहे, तो हम ये कहेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अपोजिशन की पार्टीज भी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि रूलिंग पार्टीज को कंट्रोल में रखा जाए, चाहे कोई भी हो। सही है, इस तरीके से ये हमें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस तरीके से बात करता है। ओके, ताकि एक दूसरे को हम कंट्रोल में रख सके, ताकि रूलिंग भी अपोजिशन को कंट्रोल में रख सके, अपोजिशन भी रूलिंग को कंट्रोल में रख सके। सो इस तरीके से डाइवर्सिटी होना जरूरी होता है, तभी इकोसिस्टम स्टेबल रह पाती है। और तो हाँ, स्टेबल इकोसिस्टम मतलब क्या, स्टेबल इकोसिस्टम मतलब क्या, अ इकोसिस्टम दैट डू नॉट शो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। ज्यादा प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो स्टेबल कम्युनिटी है। इट इज रजिस्टर्ड टू ऑक्सीजन डिस्टर्बेंसेस, कोई बाहर से स्पेसीज उसको इन्वेड नहीं कर सकती, वो रजिस्ट कर जाती है। ओके, क्योंकि आपके पास अलग अलग वेराइटीज है उस इकोसिस्टम में, तो कोई ना कोई वेराइटी आपके पास ऐसी होगी कि कोई बाहर की अगर इंसेक्ट आ गया तो उसको वो भी मार देगा। सही है, तो इट इज रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। देखो, इसी हम स्टेबल कम्युनिटी कहते हैं। ओके, स्टेबल कम्युनिटी डू नॉट शो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, स्टेबल कम्युनिटी रेजिस्टेंट टू ऑकेजनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि उसका नाम ही स्टेबल है, एंड इट इज रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय द एलियन स्पीसीज। ओके, अब यहाँ पे डेविड टिलमैन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा। ओके, इन्होंने एक बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया, 20 साल लगाए इन्होंने, बड़े खतरनाक साहब थे। इन्होंने हमें ये प्रूव करके दिखाया, क्या प्रूव करके दिखाया, इन्होंने फार्म में छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे प्लॉट्स बना दिए, छोटे छोटे। मान लो ये इनका फार्म है, लेट्स से ये इनका, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे लेट्स से कि ये इनका बड़ा सा फार्म है। ओके, अब इन्होंने क्या किया, इस फार्म के छोटे छोटे ऐसे प्लॉट्स बना दिए, ये एक प्लॉट, ये अनदर प्लॉट, यहाँ पे ऐसे ऐसे एक प्लॉट बना दिए। फिर इनको ये दिखाई दिया कि यार प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है। देखो, सो डेविड टिलमैन परफॉर्म लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट बनाए आउटडोर में। सो प्लॉट्स विद मोर स्पेसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल मास। जहां पे ज्यादा स्पेसीज है इस प्लॉट में, जहां पे ज्यादा स्पेसीज उनको दिखाई दी, उनको ये दिखाई दिया कि उस प्लॉट में भाई बायोमास में जो वेरिएशन आ रहा है ईयर टू ईयर, ये कम आ रहा है। ओके, इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू द हायर प्रोडक्टिविटी। भाई जितनी स्पेसीज डाइवर्सिटी रहेगी उतना बायोमास का प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी फार्म में एक प्लांट और एक इंसेक्ट ही है तो इंसेक्ट तो प्लांट तो मार देगा भाई, उसको रोकने के लिए भी कोई चाहिए, इसको इसलिए उस इंसेक्ट को रोकने के लिए बर्ड चाहिए, फिर बर्ड को रोकने के लिए भी हमें कोई चाहिए। ओके, तो चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है, तभी वो इकोसिस्टम स्टेबल रह पाती है। ओके, इसी बात को पॉल एहरलिच ने हमें बताया।
उन्होंने हमारे सामने रखा रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। उनका कहना है कि लेट्स से कि ये जो एरोप्लेन है ये आपकी इकोसिस्टम है और यहाँ पे जो बोल्ट है मतलब आपके स्पेसीज है। अगर इस एरोप्लेन से हम एक एक बोल्ट निकालना शुरू करें, मतलब एक एक स्पेसीज को अगर हम हटाना शुरू करें तो ये एरोप्लेन नीचे गिर जाएगा। तो एनसीईआरटी कहती है कि आपको लगता है कि जो छोटी छोटी ये आती है चींटी होती है ना, दैट इज एंट, ये ऐसा लगता है कि इनका कोई जरूरी काम नहीं है, लेकिन भाई साहब ये भी अपने इकोसिस्टम में बहुत अच्छे से रोल प्ले कर रही है। इनको अगर हम हटा देंगे, ऐसी स्पेसीज को हम हटा देंगे तो अल्टीमेटली इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। ये बात हमें रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस बता रहा है। सो रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस सेज कि भाई द हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसीज रिचनेस इन द मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम। एरोप्लेन एक इकोसिस्टम में रिवेट से इसके स्पेसीज है, रिवेट को पॉप करो मतलब रिवेट पॉपर, रिवेट को पॉप करो मतलब रिवेट को निकालो मतलब स्पेसिस को निकालो तो एरोप्लेन गिर जाएगा मतलब इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। सही बात है। अब बढ़ते आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट इज आईयूसीएन लॉन्ग फॉर्म पूछा जाता है। इन्होंने एक रेड लिस्ट हमारे पास दी, हमें बताया कि भाई यहाँ पे हमारे बायोडायवर्सिटी का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। सो इन्होंने हमें एक लिस्ट दी, उसको हमने रेड लिस्ट कहा। उस रेड लिस्ट में कई सारे एनिमल्स दैट इज ऑर्गेनिजम्स के नाम थे। कुछ यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं जैसे कि डोडो, थैलेसिन, स्टेलर सी काऊ है ना, और सब स्पेसीज ऑफ टाइगर लाइक बाली, जवान, कैस्पियन। ये बताया गया कि इनको बहुत ज्यादा ये रिसेंट एक्सटिंक्शन है, मतलब इनका रिसेंट एक्सटिंक्शन हो भी चुका है, ये हमें बताया गया। तो भाई टाइगर के तो एटलीस्ट आप नाम यहाँ पे नोट कर लो, क्योंकि 3 टाइगर के नाम है, चौथा कोई दे देगा तो आपको पता चाहिए कि तीनों का एक्सटिंक्शन हो चुका है। ओके, इट डॉक्यूमेंट द रिसेंट एक्सटिंक्शन विच इंक्लूड दीज ऑल एनिमल्स। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देखो एनसीईआरटी ने कही है, शायद छूट गई होगी एनसीईआरटी पढ़ते हुए, लेकिन यहाँ पे नहीं छूटेगी क्योंकि आपके लिए पावर नोट्स रेडी है आपको आपके ड्रीम तक पहुंचाने के लिए। देखो यहाँ पे, सो मेनली एम्फीबियंस एंड जिम्नोस्पर्म्स आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ओके, तो ये देखो यहाँ पे जो एम्फीबियंस है बेटा, ये बहुत ही जल्द, दैट इज मेंढक फ्रॉग, ये बहुत ही जल्द एक्सटिंक्ट होने वाला है, क्योंकि जो यहाँ पे जो इंसेक्टिसाइड से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्किन डैमेज हो रही है, उसके बाद सीजनल वेरिएशन को भी वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। सो नेक्स्ट नंबर किसका भी, जल्द ही एम्फीबियन एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जिम्नोस्पर्म भी जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। जिम्नोस्पर्म का प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत टाइम लगाते, सीड फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है, एक बार पॉलिनेशन होने के बाद कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं सीड बनने में। तो ये भाई साहब जिम्नोस्पर्म जो है ये जल्द ही एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। सो एम्फीबियन एंड जिम्नोस्पर्म। नाउ वी आर करेंटली विटनेसिंग द 6th मास एक्सटिंक्शन। हम अभी जो मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, मतलब बहुत सारी स्पेसीज जो है ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। सो अभी जो एपिसोड चल रहा है दैट इज द 6th एपिसोड। इसके पहले 5 एपिसोड हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन से। आपको पता होगा एक बार एक्सटिंक्शन हुआ उसमें सब डायनासोर मारे गए, तो ऐसे अलग अलग एपिसोड हुए। अभी जो एपिसोड चल रहा है दैट इज द 6th एक्सटिंक्शन। तो एनसीईआरटी कहते हैं कि 6th एक्सटिंक्शन, ये जो एपिसोड है आज अभी जो करंट में चल रहा है, ये इसके पहले के 5 एक्सटिंक्शन से अलग है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटिंक्शन हो रहा है इट इज 1000 टाइम्स फास्टर देन अर्लियर एक्सटिंक्शन। ये बात है, मतलब इतना ज्यादा स्पेसीज यहाँ पे एक्सटिंक्ट कर रही है। ऐसे क्यों हो रहा है? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी इन रीजन? यहाँ पे देखो, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी इन रीजन में लीड टू, क्या होगा अगर ऐसी स्पेसीज डिक्लाइन होती रही तो क्या होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों डिक्लाइन हो रही है। सो डिक्लाइन होते रही तो क्या होगा, डिक्लाइन इन अ प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा धीरे धीरे। लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंट पर्टर्बेंस सच ए ड्रॉट, भाई यहाँ पे बाढ़ आना शुरू हो जाएगा। अगर प्लांट ही नहीं बचे तो उसको रोकने के लिए, आपको पता है कि बाढ़ को रोकने के लिए भाई प्लांट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, धीरे धीरे प्लांट भी यहाँ पे निकलते हुए जाएंगे। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस, भाई आपकी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी अगर बायोडायवर्सिटी मेंटेन नहीं कर पाए हम तो। सही बात है। यहाँ पे बात करते हैं कि यार मास एक्सटिंक्शन में हमने देखा कि इतने सारे स्पेसीज डिस्ट्रॉय हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, ऐसा क्यों? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉसेस? तो एनसीईआरटी इसे कहते हैं कि देयर आर 4 मेजर कॉजेस, और इसे ही नाम दिया गया है इविल क्वार्टेट। ओके, ये है इविल क्वार्टेट। उसमें इविल क्वार्टेट मतलब 4 रीजन है जिसके वजह से बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है। ओके, सो यहाँ पे देखो, दिस इज द फर्स्ट रीजन, दिस इज द सेकंड रीजन, दिस इज द थर्ड, और उसके बाद फोर्थ रीजन। ओके, तो फर्स्ट रीजन इज द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को ये यहाँ पे इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है कि हम उसे लंग्स ऑफ अ प्लेनेट कहते हैं। इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बहुत से लोगों ने यहाँ पे जाके कई सारे पेड़ काट दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सोयाबीन को कल्टीवेट करना चाहते थे और अपने कैटल को भाई वो चारा वहां पे फीड करना चाहते थे, तो कई सारा फॉरेस्ट इन्होंने कट कर दिया। ओके, अमेज़न रेन फॉरेस्ट यूज्ड टू कवर मोर देन 40% ऑफ द अर्थ लैंड। दुनिया का, पूरे अर्थ का मोर देन 40% ऑफ लैंड कवर कर रहा था अमेज़न रेन फॉरेस्ट। नाउ
इट इज नॉट कवरिंग मोर देन 6%। तो ये भाई देखो इतना ज्यादा फॉरेस्ट हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे बात हो रही है कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या, कि हम यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट होता है बेटा, इस फॉरेस्ट को हम कट करते हुए जा रहे हैं, इसके फ्रेगमेंट बनाते हुए जा रहे हैं। जब हम ऐसे फॉरेस्ट को कट करते हैं तो मैमल्स जैसे कि एलिफेंट, एलिफेंट भाई फॉरेस्ट के अंदर रहना चाहता है, रिप्रोडक्शन के लिए वो बाहर नहीं आता, अंदर रहना चाहते हैं, प्राइवेसी वो प्रीफर करता है। ऐसे मैमल्स अब रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे मैमल्स यहाँ पे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के द्वारा बहुत ज्यादा बैडली अफेक्ट हो रहे हैं। वैसे ही बर्ड, भाई बर्ड एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बर्ड यहां से निकला और इधर चला गया, है ना। तो ये बर्ड भी बिकॉज ऑफ द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब कि हमने फॉरेस्ट को कट करके उस फॉरेस्ट के फ्रेगमेंट्स बना दिए, तो यहाँ पे बर्ड और मैमल ये हमें धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। सही बात है। उसके बाद और क्या रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है? देखो हमने स्टेलर सी खाऊ को, इससे हमें फूड लेना था, तो इनको इतना ज्यादा क्वांटिटी में मार दिया फूड के लिए, तो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं स्टीलर सी काऊ। ऐसे ही एक पैसेंजर पिजन था, बहुत ही खूबसूरत दिखता था, ये अच्छा दिखता था, इसलिए लोगों ने इसको इतना मारा कि एक्सटिंक्ट तो हो गया बेटा। सो हमने ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया। ओके, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया। देखो नाउ एक्सटिंक्ट, इतना खूबसूरत अब एक्सटिंक्ट हो गया। एलियन स्पीसीज इन्वेजन भी एक रीजन है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। सो जिसका एग्जांपल दिए हैं एनसीईआरटी ने, जैसे नील पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया लेक विक्टोरिया में। ओके, जैसे नील पर्च, अब ये नील पर्च ना बहुत बड़ी फिश होती है। ओके, इससे अच्छा खासा फूड प्रोडक्शन आपको मिलता है, इसको काट के लोग खा जाते हैं, तो ये कम टाइम में बहुत अच्छे से ग्रो कर देती है। तो इसको लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसने क्या किया, ये जो छोटे छोटे फिश रहते हैं ना आपके घर के एक्वेरियम में रहते हैं, फिश पॉन्ड में रहते हैं, ओके, चिकलिट फिश, तो इनको मोर देन 200 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, इतना ज्यादा उसने खा लिया। तो देखो एलियन स्पीसीज, क्योंकि उसको मारने के लिए वहां पे कोई था नहीं, क्योंकि वो तो एलियन स्पीसीज है। ओके, तो लेक विक्टोरिया में जब नील पर्च को डाला तो उसने तबाही मचा दी। इन्वेजिव वीट स्पीसीज जैसे कैरेट ग्रास को, वीट के साथ कैरेट ग्रास को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इंडिया में, जिसे हम पार्थिनियम कह रहे हैं। इससे एलर्जी भी होती है। लैंटेना वाटर हाइसिंथ, ये भी एलियन स्पीसीज है, इकोहॉर्निया क्रैसिपस जिसे हम कहते हैं, ये भी भाई थ्रेट है एनवायरमेंट के लिए। ओके, इससे तो एलर्जी होती है, ये तो पूरे वाटर को ब्लॉक कर देते हैं। हम देखेंगे पोल्यूशन चैप्टर में कि इकोहॉर्निया क्रैसिपस किस तरीके से टेरर ऑफ बंगाल प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसका रीजन है टेरर ऑफ बंगाल का इकोहॉर्निया क्रैसिपस। तो ये बहुत ज्यादा तबाही मचा देता है। वैसे ही कैटफिश को इंट्रोड्यूस किया गया। कैटफिश क्या है भाई? कैटफिश इट इज द थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिश। कैटफिश को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इसमें अच्छे से प्रोटीन रहता है। जैसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो इंडिया में तो नहीं थी, तो इसका कोई भी इसको मारने वाला नहीं था, तो इसने बहुत जो नेटिव अपने इंडिजिनस फिशेस थे उसको मारना शुरू कर दिया। अब इंडिया में इसको अगर आप रखते हो तो बैन है बेटा, क्योंकि आपके मैक्सिमम जो नेटिव इंडिजिनस फिशेस उसको मार देता है ना, तो बहुत खतरनाक है। तो इसलिए एलियन स्पीसीज इन्वेजन जो होता है ये भी बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए एक इंपॉर्टेंट रीजन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द को-एक्सटिंक्शन व्हिच इज द फोर्थ रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होता है तो जो प्लांट और एनिमल उस स्पीसीज के साथ एसोसिएट था, मान लो कोई यहाँ पे कोई प्लांट एक्सटिंक्ट हो रहा है, मान लो कोई एक बर्ड है, वो उसी प्लांट को प्रीफर कर रहा था, अब वो प्लांट एक्सटिंक्ट हो गया, अब वो बर्ड भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं को-एक्सटिंक्शन। जैसे कि व्हेन अ होस्ट फिश बिकम एक्सटिंक्ट, ऐसी कुछ कुछ फिश रहती है जिसके ऊपर दूसरी एक फिश आके उसको अटैच हो जाती है, जैसे हमने एक्टोपैरासाइट के बारे में बात की थी एनिमल किंगडम में। तो ऐसी जब फिश रहती है कि होस्ट फिश अगर चले गई तो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो पैरासिट फिश है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, जिसे हम को एक्सटिंक्शन कहते हैं। तो ये तो चार हमने देखे हैं यहाँ पे रीजंस फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे करें, उसके पहले हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए। देखो व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, एक नया 3 आर्गुमेंट हम यहाँ पे देते हैं। नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट मतलब क्या है, जैसे कि हम मतलबी इंसान है, तो हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि भाई हमें इकोसिस्टम से हमारे फायरवुड मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल मिल रहा है ना, वुड मिल रहा है, मेडिसिन मिल रही है, इतनी सारी चीजें जब हमें मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारी ये जरूरी है कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करें, है ना, क्योंकि अपना फायदा है उसमें। बायो प्रोस्पेक्टिंग चीज होती है, बायो प्रोस्पेक्टिंग में हम एक्सप्लोर करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पेसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। हम यहाँ पे डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं ताकि एक्सप्लोर करके हम यहाँ पे कई सारे मॉलिक्यूलर, है ना, मतलब कुछ ऐसे मेडिसिन हमें मिल जाए या कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जिससे जिससे ह्यूमैनिटी का बेनिफिट हो, इसे बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं।
ओके, सो बायो प्रॉस्पेक्टिंग के थ्रू हमें इस डाइवर्सिटी से ज्यादा बेनिफिट हम ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि बायो प्रॉस्पेक्टिंग मतलब क्या। बायो प्रॉस्पेक्टिंग मतलब एक्सप्लोरिंग द मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पेसीज लेवल डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करना फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ताकि हमें मेडिसिन मिले, ताकि कुछ ऐसी चीजें मिले जिससे हमें ह्यूमैनिटी का बेनिफिट हो, राइट। तो ये सब चीजें पाने के लिए डाइवर्सिटी को हम एक्सप्लोर करते हैं, जिसे बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो एटलीस्ट बायो प्रोस्पेक्टिंग के लिए तो मतलब आपके मतलब के लिए तो आपने इस बायोडाइवर्सिटी को कॉन्जर्व करना चाहिए। दिस इज अ नैरो यूटिलिटियन आर्गुमेंट। एक ब्रॉड आर्गुमेंट होता है। ब्रॉड आर्गुमेंट मतलब क्या कि भाई, ब्रॉड आर्गुमेंट मतलब क्या, इकोसिस्टम आपको आपका पॉलिनेशन प्रोवाइड करा के देती है। इकोसिस्टम मतलब क्या, इकोसिस्टम में आपको किसी कोई बर्ड आपको गाना सुना रहा है बेटा, है ना। इकोसिस्टम मतलब क्या, आप लॉन पे चलते हुए जा रहे हो तो आपको एक अच्छा फील आता है। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई आपको डायरेक्टली यहाँ पे पैसे तो नहीं मिल रहे, लेकिन आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी को कॉन्जर्व करना चाहिए। दिस इज अ ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट। नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट मतलब क्या है, आप मतलब के बारे में सोचते हो कि मुझे बेनिफिट 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 चाहिए। यहाँ पे ऐसे कोई पैसे नहीं मिल रहे आपको, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। सो फॉर दैट एक्सपीरियंस अगर आप बायोडाइवर्सिटी को कॉन्जर्व करना चाहते हो तो हम कहेंगे कि यू आर गिविंग अ ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट। सही है। Amazon rainforest produces more than 20% of the total oxygen in the earth ecosystem। सही है। सो हम इसलिए अमेजोन रेन फॉरेस्ट को लंग ऑफ अर्थ भी कहते हैं। अब एक इथिकल आर्गुमेंट आता है। इथिकल आर्गुमेंट मतलब क्या कि भाई ऐसा नहीं है कि आपको फायदा हो रहा है इसलिए आप बचा रहे हो बायोडाइवर्सिटी को। ये आपकी मॉरल ड्यूटी होती है भाई, कि ये जो डॉग्स की स्पीसीज है, ये जो एनिमल्स की स्पीसीज है, ये जो प्लांट्स की स्पीसीज है, इन स्पीसीज को कंजर्व करना एक मॉरल ड्यूटी है। आप ह्यूमन हो, सही है। तो भाई आप भी जियो, बाकी लोगों को भी जियो, जीने दो। दैट इज अ इथिकल आर्गुमेंट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब देखते हैं कि हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमने 3 रीजन तो दे दी, लेकिन कैसे बचाएं। तो यहां पे देखो, एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि कई सारी स्पीसीज यहाँ पे लॉस्ट हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। तो अगर मैंने कहा कि इतना सारा फॉरेस्ट जो है, इस सब फॉरेस्ट को मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दूं, तो वो हमारे गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कुछ भले लोगों ने हॉटस्पॉट हमारे सामने रखे, मतलब दुनिया के कुछ ऐसे रीजन्स हमारे पास रखे जिसे हमने कहा है हॉटस्पॉट। देखो हॉटस्पॉट के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है कि इट इज अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल टू कंजर्व बायोलॉजिकल वेल्थ। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो हमारे लिए बड़े इतने सारे बड़े बड़े फॉरेस्ट है यार, इसको तो हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि मतलब हजारों हजारों किलोमीटर की फॉरेस्ट भी कुछ फॉरेस्ट है। तो इसलिए हमने हॉटस्पॉट डिस्कवर करी। ये हॉटस्पॉट क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर द रीजन, जैसे मोबाइल का हॉटस्पॉट होता है ना, ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर द रीजन विथ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस। ये ऐसे रीजन है हमारे अर्थ में जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीशीज रिचनेस आपको दिखाई देती है, और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म शो करता है। एंडेमिज्म मतलब क्या है? अ स्पीशीज दैट इज कन्फाइंड टू द रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर। मतलब ये कुछ ऐसे रीजन है जहां पे जो स्पीशीज आपको मिल रही है वो वहीं पे मिल रही है, ये कहीं और नहीं मिलेगी। ओके, इनको हमने हॉटस्पॉट कहा है। तो ऐसे अराउंड 34 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं। इनका नंबर रिसेंट ईयर में बढ़ भी चुका है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में हमारे पास 3 हॉटस्पॉट रीजन है। ये है वेस्टर्न घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा रीजन एंड हिमालय। तो यहाँ पे हमें हमारे हॉटस्पॉट जो दुनिया ने हमें बताया कि ये आपके लिए हॉटस्पॉट है भी। सही है। तो इस हॉटस्पॉट को हम कॉन्जर्व करेंगे। तो पूरे इंडिया में तो हम पूरे सिक्योरिटी नहीं लगा सकते, इसलिए हम इन पर्टिकुलर रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, इनको बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है और एंडेमिज्म बहुत ज्यादा है। हॉटस्पॉट्स कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थलैंड, बस लेस देन 2% ऑफ द अर्थलैंड से कवर कर रहा है, उसको आपने बचाना है। लेकिन अगर आप बचाओगे तो यू कैन रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन, जो कि अभी 6th मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, उसको आप ऑलमोस्ट 30% से कम कर दोगे, तो ये भली बात है। तो हॉटस्पॉट को आप यहाँ पे उसको कंजर्व करो। आप बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पे कर सकते हो। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब क्या? यहाँ पे लार्ज एरिया रहता है विच इज, अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने इनके नाम ही दे दिए कि बायोस्फीयर रिजर्व, आपकी किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व में कन्वर्ट कर दो, ऐसे दिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व मतलब क्या, वो मैं आपको बताना यहाँ पे चाहता हूँ। तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसलिए फेंट फॉन्ट में दिया है। सो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज एरिया होता है जो, मतलब ऐसा मान लो एक बड़ा सा फॉरेस्ट है जो कि 2-3 स्टेट में एक्सटेंड कर रहा है, जो नेबरिंग स्टेट है ना। तो मान लो उस फॉरेस्ट का एक हिस्सा महाराष्ट्र में, उस फॉरेस्ट का एक हिस्सा कर्नाटक में, उस फॉरेस्ट का एक हिस्सा मध्य प्रदेश में, ऐसे मान लो। ओके, तो हम उसे कह रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। सो यहाँ पे टूरिज्म हम अलो नहीं करते, हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्पेसीज कॉन्जर्व हो।
सही है। तो हम वहाँ पे टूरिस्ट को नहीं जाने देते। एक बार हमने लेबल कर दिया कि बायोस्फीयर रिजर्व है, तो किसी को वहाँ पे हम जाने नहीं देंगे। साइंटिफिक रिसर्च वहाँ पे कैरी आउट होता है, साइंटिफिक रिसर्च वहाँ पे कैरी आउट होता है। कुछ हमने नेशनल पार्क बनाए। नेशनल पार्क में क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम प्लांट और एनिमल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है। यहाँ पे हम परमिशन देते हैं, नेशनल पार्क में हम जाने की परमिशन देते हैं, लेकिन कोई भी खुद से नहीं जा पाएगा, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की, उसके बाद वो नेशनल पार्क में जा पाता है। सही, ओके। एक होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इट ऑफर्स प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थोड़ा कम होता है, पब्लिक के लिए ओपन होता है। यहाँ पे कैटल रेजिंग जैसी एक्टिविटी को हम अलाउ करते हैं। सही है, ये रहती है वाइल्ड, हम इसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सही है, ओके। एक होते हैं सैक्रेड ग्रोव। सैक्रेड ग्रोव मतलब क्या, जैसे आप देखते हो कि जैसे जैसे आदिवासी ट्राइब्स वगैरह जो रहती है, ये क्या करती है ना बेटा, प्लांट्स की पूजा करती है, राइट। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, रीजन्स दैट एम्फसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एज पर द रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन। हमने कहा, हमने यहाँ पे लेबल लगा, देखिए सैक्रेड ग्रोव है। सैक्रेड ग्रोव मतलब क्या, वो जो प्लांट है उसको हमने भगवान से जोड़ दिया। अगर आप ऐसे जोड़ दोगे तो कोई भी मतलब इंसान वहां पे जाके उसको काटेगा नहीं, नहीं तो उसको काट, इंसान तो बहुत शातिर दिमाग है ना, अपना दिमाग, शातिर दिमाग फायदे की सोच लेता है। इसलिए कुछ प्लांट्स को हमने कहा कि भाई ये भाई इसका भगवान से लेने देना है। सैक्रेड मतलब क्या, हैविंग अ कनेक्शन विद अ गॉड। तो ऐसे हमने सैक्रेड ग्रोव लेबल कर दिए और हम चाहते हैं कि उस स्पीसीज को बचाया जाए। इसे कहा हमने इन सिटू कॉन्जर्वेशन। इन सिटू कॉन्जर्वेशन मतलब क्या, कि जैसे हमने हॉटस्पॉट कहा, इन सिटू मतलब क्या, एक पर्टिकुलर एनिमल है, वो हमें हिमालयन रीजन में दिखाई दे रहा है, तो हम उसको वहां पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, वहां से उठाया नहीं हमने, तो इसे कहते हैं इन सिटू कॉन्जर्वेशन। मतलब ऑन साइट, उसकी जो नेचुरल साइट है वहां पे हम कॉन्जर्व कर रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में भी कोई एक एनिमल एक फॉरेस्ट में रहे तो वो उसको वहां पे हम कॉन्जर्व कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इन सिटू कॉन्जर्वेशन। अब एक होता है एक सिटू कॉन्जर्वेशन। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पीसीज यार थ्रेटन स्पीसीज है, मतलब बहुत ही कम स्पीसीज उस पर्टिकुलर एनिमल की बच्ची है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा धोखा है, लोग आते हैं मार देते हैं। तो उसको हम वहां पे कैसे बचाएंगे, तो हम क्या करते हैं, एक वेल प्रोटेक्टेड एरिया हम डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, जैसे जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पे हम उस एनिमल को आके रखेंगे और बहुत स्ट्रिक्ट एरिया में हम उसको प्रोटेक्शन देंगे। इन दिस अप्रोच द थ्रेटन एनिमल्स, देखो थ्रेटन एनिमल का अगर कंजर्व करना है तो आप एक सिटू अप्रोच लेते हो। मतलब एनिमल था, फॉरेस्ट में रह रहा था, आपको पता है फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, कोई भी आएगा उसको मार देगा, आपने वहां से उसको उठाया और आप जूलॉजिकल पार्क में उसको रख देंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ऑफ साइट। मतलब उसका जो नेचुरल हैबिटेट था उससे आपने उठाया, जूलॉजिकल पार्क में रख दिया, फॉर एग्जांपल इन चारों में से कहीं पे भी, तो आप कहते हो इट इज एच सिटू कॉन्जर्वेशन। इन दिस अप्रोच थ्रेटन एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर टेकन फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस इन अ स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि एक थ्रेटन स्पीसीज है तो उसको आप कहाँ पे कॉन्जर्व करोगे। जाहिर सी बात है ना यार, लेट्स से कि किसी एनिमल को आप बचाना चाहते हो, आपको पता है कि इतने बड़े फॉरेस्ट में कोई भी उसको मार देगा, तो अगर आप सच में उसको बचाना चाहते हो, तो जैसे कोई आपको एक बीमार अगर बिल्ली दिख जाती है ना, आपको दिखाई देता है बहुत बीमार है, चल नहीं पा रहे, आपको दया आ जाती है, बाहर रहेगी तो मर जाएगी, तो जाहिर सी बात है उसके नेचुरल हैबिटेट से उठाओगे, घर में लेके आओगे, उसको खाने पीने के लिए दोगे। इसे कहते हैं एक सिटू कॉन्जर्वेशन। उसका जो नेचुरल हैबिटेट था, उसका जो नेचुरल घर था, वहां से आपने उठा दिया कि भाई तुझे अगर जिंदा रहे तो मेरे घर में आके रहे, वही हमने किया। इट इज कॉल्ड एक सिटू कॉन्जर्वेशन। व्हाट आर द अदर ऑप्शंस क्या है एक सिटू कंजर्वेशन के, एक है जूलॉजिकल पार्क, एक है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, अलग अलग प्लांट को बॉटनिकल गार्डन में हम डेवलप करते हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क होते हैं, देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू कंजर्वेशन, बात हो रही है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये है यहाँ पे एक सिटू कंजर्वेशन। बी केयरफुल अबाउट दिस बेटा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पता चाहिए आपको कि एक सिटू में क्या आ रहा है और इन सिटू में क्या आ रहा है। ओके, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो मतलब क्या, ठंडा, ठंडे एनवायरमेंट में प्रोडक्ट उसको प्रोटेक्ट करना, इट इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, जहां पे हम कुछ प्रॉब्लम को बहुत ही कोल्ड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं, इट इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। नाउ फाइनल पॉइंट यहाँ पे आता है द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी held in Rio de Janeiro in 1992 called upon all the nations to take appropriate measures for conservation of biological diversity and sustainable utilization of its benefit। तो यहाँ पे एक बात होती है, हमने एक कन्वेंशन लिया, मतलब एक मीटिंग ली, और यहाँ पे हमने मीटिंग ली रियो में, और जहाँ पे हमने डिसाइड किया सब कंट्रीज ने आके कि भाई बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, बचाना है, बचाना है। ओके, सो इस तरीके से अपना एक जो चैप्टर है बेटा कंप्लीट हो चुका है, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन। बेटा अगर आप आपके केटी सर को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके दोस्तों के साथ आप इस पर्टिकुलर चैनल को शेयर कर सकते हो। अगर आप
आपके केटी सर को इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो ओके। चलो बेटा, दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट एक नए पावर नोट्स के साथ। ओके, सो जल्दी से टेलीग्राम चैनल पे जाइए, पावर नोट्स को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ओके बेटा, चलो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। राइट इन द कमेंट सेक्शन टुडेज टारगेट इज कंप्लीटेड। बाय बाय दोस्तों।